स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं अब तक की खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम सीधे आपको जानकारी देते हैं न्यूज रूम से। आज जिस खबर का सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं, उसको अगर देखें तो इस तरह भी कहा जा सकता है कि ख्वाब देखने का अधिकार सभी को है, बल्कि कहा जाए ख्वाब देखने की आजादी सभी को है। पीएम बनने के लिए मायावती के लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। बवाल शुरू होने की कई वजह हैं। हालांकि एक वजह यह भी कही जा रही है कि पिछली लोकसभा में 2014 में खाता भी नहीं खुल पाया था। एक भी सीट लोकसभा में नहीं है, 543 में से एक भी सीट बीएसपी की नहीं थी, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं पीएम बनने का। इसी पर सियासी बवाल हुआ है। विपक्षी खासतौर से मायावती के जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो पीएम कौन होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष का पीएम कौन होगा, ये किसी को पता नहीं है। विपक्ष में हालत यह है कि हर पार्टियां अपनी डफली, अपना राग बजा रही हैं। इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर बीएसपी प्रमुख मायावती की है। अब इस लिखावट पर ध्यान दीजिए, जिस पर लिखा गया है भारत के भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती। जाहिर सी बात है, एसपी बीएसपी के गठबंधन से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये पोस्टर भी उत्साह का ही एक नतीजा है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि वो यूपी में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। देश की अगली बागडोर बहन कुमारी मायावती के हाथ में ही आने वाली है। बहन मायावती जी इस समय देश की एक सबसे बड़ी नेता है। उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं। इस प्रदेश से कई प्रधानमंत्री निकले हैं। पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए। मैं ये कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी ने इसलिए। लेकिन इस पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले विपक्ष तय करे कि उसका प्रधानमंत्री होगा कौन। देखिए, जनता को गुमराह करने के लिए हर राज्य में ये प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री घोषित होंगे इनके, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होंगी, यूपी में बहन जी को इन्होंने घोषणा की है, पोस्टर लग रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी के पोस्टर लगेंगे, राहुल जी ने स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रखा है। वो अलग बात है कि उन्हीं के सहयोगी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जनता इनको नकार चुकी है और जनता को गुमराह करने के लिए ये स्वयं से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। लेकिन जनता ने पहले से ही अपना नेता चुना हुआ है। वो प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है पिछले सालों में, उसी तरह से जो काम उन्होंने किया, उस काम को वो गति देने के लिए अपने नेता नरेंद्र भाई मोदी को ही जनता चुनने वाली है। देखिए, मुगलिया सपा अपने चचा की नहीं हुई, अपने पिता की नहीं हुई, तो वो चुनावी बुआ की क्या होगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पोस्टर के बहाने सपा और बसपा दोनों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मायावती दलित की नहीं, दौलत की बेटी है। उन्होंने कहा कि जब दो भ्रष्टाचारी मिलेंगे तो वो जनता की कैसी सेवा करेंगे, किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि देखिए, इनमें आपसी तालमेल कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़े हैं, सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति के गोंद से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मायावती आज दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। भ्रष्टाचारी सपा और भ्रष्टाचारी बसपा एकजुट होंगी तो ये जनता की सेवा क्या करेंगी। उधर राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए बेचैन कांग्रेस को यह पोस्टर कुछ खास सुहा नहीं रहा है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने तो यहां तक कह दिया कि सपने देखने का हक सबको है, लेकिन सपना काफी बड़ा है। कोई सपने देखना कहीं बंदिश नहीं है, कोई अवैधानिक नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तो क्या हर्जा है। कोई अपने आप को राष्ट्रपति समझने लग जाए, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाए, अपने आप को चुना हुआ प्रतिनिधि समझने लग जाए, कुछ भी समझने लग जाए, तो इसमें कोई आपत्ति की बात तो नहीं है। अगर लखनऊ में
इस तरह का माहौल है, आप लोगों को इस तरह से प्रचारित करते हैं, तो कौन रुकावट है? खैर, देश का पीएम कौन होगा इसका पता करीब 3 महीने बाद यानी मई के अंतिम सप्ताह तक चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बीएसपी ने मायावती को पीएम उम्मीदवार पेश कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। मौसम सर्द है लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। 2019 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पारा ऊपर जा रहा है सियासत का। दिल्ली की भी सियासत कहीं ना कहीं गरमाई है, क्योंकि कांग्रेस ने नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया और शीला दीक्षित ने बाकायदा आज उस पद को ग्रहण भी कर लिया है, यानी जिम्मेदारी को उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या क्या चुनौतियां हैं, यह भी बड़ी बात है, क्योंकि गुटबाजी, खाता खोलना, दिल्ली के अंदर, लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था। और अगर देखें कई और भी चैलेंजेस है, जरा देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि शीला दीक्षित की क्या क्या चुनौतियां हैं। दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कांग्रेस ने अपने पुराने हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वही हथियार जिसने दिल्ली में 15 साल तक एक छत्र राज किया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की, जिन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई। यानी दिल्ली की राजनीति में शीला रिटर्न्स की शुरुआत हो गई है। आज औपचारिक रूप से उन्होंने दिल्ली प्रदेश की कमान भी संभाल ली और इस दौरान सभी पुराने दिग्गजों को इकट्ठा कर ये जता भी दिया कि अगर किसी ने शीला दीक्षित को हल्के में लेने की कोशिश की तो उसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि शीला के पदभार संभालने के दौरान जगदीश टाइलर की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले शीला दीक्षित ने कहा कि राजनीति चुनौतियों से भरी है, हम उसके ही आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक चुनौती है और हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे। गौरतलब है कि अजय माकन के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पार्टी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। प्रदेश प्रभारी PC चाको ने कहा कि पूर्व विधायक हारून यूसुफ, राजेश लिलोटिया और देवेंद्र यादव को प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस मौके पर आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भी पेश किया। धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए। सारी दिल्ली के हमारे सब कांग्रेस जन जो कोने कोने से आए हैं, आप सबको भी नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित है। इससे हमारा जो दिल है वो भर आया है और हमने जो प्रयत्न किया है और जो कहा सोचा है कि कांग्रेस को अब उस स्थान पे पहुंचा देना है कि सिवाय कांग्रेस के और दिल्ली में कोई राज न कर सके। इसमें सहयोग आप सबका चाहिएगा। कोई ये समझ ले कि कोई एक ही जना या 2 जने या 10 जने ही ये कार्य कर सकते हैं तो उसकी गलतफहमी है। आप सबको हमारे साथ जुड़ना होगा और मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब और हम सब मिलकर कार्य करें, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं, जो अप्रैल मई में होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, लोकसभा के हैं, उसमें हमें राहुल जी को और सोनिया जी को और पूरी कांग्रेस को ये बताना है कि दिल्ली में सब सीटें हम लेकर रहेंगे और आपका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो ये संभव है। भले ही शीला दीक्षित कांग्रेस को एक करने की बात कर रही हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली का कांटों भरा ताज दिया है। अगर दिल्ली में शीला दीक्षित की चुनौतियों की बात करें तो उनके सामने चुनौतियां कुछ इस तरह से हैं। दिल्ली में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करना होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खोलना होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की चुनौती भी बड़ी है।
कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक को रोकने की भी चुनौती है। आप के प्रभाव और बीजेपी से मुकाबला, ये भी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी में अनुभव और युवा जोश में तालमेल बिठाने की भी जरूरत होगी और 80 साल की उम्र में अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी की चुनौतियों को निभाना शीला दीक्षित के लिए आसान नहीं होगा। शीला दीक्षित को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नई टीम के जरिए जहां पार्टी ने सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की, तो वहीं उनके इस कार्यक्रम में पहुंचे सिख दंगों के आरोपी शीला दीक्षित की नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि कांग्रेस जनों के लिए ये खुशी का दिन है, लेकिन सिख दंगों में आरोपी कहे जाने पर उनका दर्द भी झलका। मगर इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं हो सकती कांग्रेस जन के लिए कि आज बड़े दिन के बाद एक जोश वापस आया है। सर, 1984 राइट में सज्जन कुमार को जो हुआ है सजा, आपको क्या कहना है, उम्र क्या है? ऐसे है कि जो कोर्ट ने फैसला करा उसके ऊपर क्या इंसान कह सकता है। मैं पीछे करेंगे, पीछे और क्या कह सकते हैं आप मुझे बताइए। आप बार बार जो बाकी भी मेरा नाम भी लेते हो, मैं किससे पूछूं किस लिए लेते हो? कोई FIR है, कोई केस है? नहीं है तो फिर इसलिए क्या? किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित पार्टी के अंदर अपनी दबंग इमेज और फैसलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। हालांकि कुछ लोग उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार से उन्हें पूरा सहयोग मिला। शीला दीक्षित देश की पहली ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद को संभाला। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए शीला को उम्मीदवार घोषित किया था। शीला को राजनीति में प्रशासन और संसदीय कार्यों का अच्छा अनुभव है। शीला दीक्षित 1986 से 1989 तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। पहले वो संसदीय कार्यों की राज्य मंत्री रहीं और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहीं। 1984 से 1989 तक वो उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। शीला दीक्षित ने 1998 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पद पर रहते हुए कांग्रेस को दिल्ली में अभूतपूर्व विजय दिलाई। वहीं 2008 में हुए विधानसभा चुनावों में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शीला दीक्षित को केरल का राज्यपाल बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कि आप सब और हम सब मिलकर कार्य करें, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है। जी हां, दिल्ली की कमान कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर शीला दीक्षित ने संभाल ली है। कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, क्या उत्साह है, या क्या उनकी राय है? हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने उनसे बात की। जरा देखते हैं प्रणय की उनसे खास बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। शीला दीक्षित का अध्यक्ष बनना कितना ज्यादा आपके लिए उत्साहित है, कितने ज्यादा आपके लिए आशावान है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी? शीला दीक्षित एक फेस है। शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है। उनके आने से लोगों में जोश है, एक उत्साह बढ़ गया कार्यकर्ताओं के अंदर। आपको लगता है कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह आया है शीला दीक्षित के जुड़ने? बिल्कुल, माननीय शीला दीक्षित जी के होने से हम लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है। हमें लगता है कि दोबारा दिल्ली में उस तरीके से विकास होगा, जिस तरीके से विकास रुक गया था वो विकास दोबारा पुण्य प्रगति पे होगा और दिल्ली वासियों को दोबारा वही सुविधाएं मुहैया होंगी। शीला दीक्षित जिंदाबाद। लोकसभा में 2014 में पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी। आपको लगता है 2019 में शीला दीक्षित के आने से लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा सफलता हाथ लगेगी? जिस तरीके से शीला दीक्षित ने हमारा उन्नति करी थी, उसके बावजूद एक दूसरी सरकार आने पे हमारे जितनी उन्नति थी वो नीचे डाउन हो गई थी। अब शीला दीक्षित के आने के बाद हमें पूरी आशा है कि उस समय से और ज्यादा तरक्की होगी और आम आदमी खुशहाल रहेगा। बस शीला जी आई है, नई रोशनी लाई है, उन्होंने जो 15 साल में जो विकास किया था ना, अब लोगों को इनके आने से नजर आएगा कि हाँ जी अब दोबारा हमारा विकास दोबारा आ गया है। आपको लगता है कि शीला दीक्षित जो कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में गायब हुआ था वो दोबारा से आ पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया जो 15 साल में उन्होंने विकास किया था, अब वो विकास दोबारा आ गया है।
शीला जी के आने से, और 2019 में जो है हम ही कांग्रेस पार्टी आएगी। जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है और आप देख भी सकते हैं भारी भीड़ अभी भी जो सड़क की अगर हम बात करें, आईटीओ की ये रोड है, मेन रोड, वहां पर अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। ढोल की थाप पर वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं और यही कुछ यहां पर मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि शीला दीक्षित के आने से कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश, एक नया उत्साह आ गया है। कैमरा पर्सन रिंकू शर्मा के साथ प्रणय शर्मा, जगन 47 न्यूज़, दिल्ली। लेकिन एक समस्या और भी है जिससे आजकल दिल्ली एनसीआर खास तौर से जूझ रहा है, हालांकि पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर लगातार जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, खतरनाक स्थिति सामने आ रही है, इसके लिए जागरूक होना या जागरूक करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय विद्यालय ने इस तरफ एक पहल की है और बच्चों के माध्यम से समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। संतोष कुमार मल जो कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनकी पहल और बच्चों की पहल जो है ये पर्यावरण को लेकर जागरूक करने की कोशिश की गई है। तरुण शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है और जरा देखते हैं क्या है बच्चों का कहना और क्या है ये प्रोग्राम। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खुद प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संतोष कुमार मल जी हैं जो कि केंद्रीय विद्यालयों के कमिश्नर हैं। सर, पर्यावरण प्रदूषण एक मुद्दा भी इस दिनों चल रहा है और एक पहल की गई जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये बहुत अच्छा प्रयास है। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करेगा। तो उनके हृदय में और उनके मन मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति जितनी सकारात्मक सोच रहेगी और जो अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने कंडक्ट के माध्यम से वो पर्यावरण की जितनी रक्षा कर पाएंगे, उसका कोई सानी नहीं है। तो उनको अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। और ये जो परीक्षा के माध्यम से प्रयास किया गया है, बच्चों ने परीक्षा दी, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत पर्यावरण के विषय में अलग से पढ़ाई की और तब वो इस परीक्षा में उन्होंने भाग लिया, तो निश्चय ये एक श्लाघनीय प्रयास है। आपने बहुत अच्छी बात की। अगर बच्चों के अंदर इस तरह की योजनाएं ला दी जाएं, बढ़ावा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो भविष्य, देश का भविष्य होते हैं, उनको रोक लगेगी। अपने घर में माँ बापों को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि प्रदूषण से ऐसा बचा जाए। जी, हम लोग इसके लिए केंद्रीय विद्यालयों में पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस परीक्षा में भाग लेना तो बड़ी संख्या में हमारे केंद्रीय विद्यालयों ने कार्य किया। लगभग 195 केंद्रीय विद्यालय पूरे देश भर के इस परीक्षा में भाग लेकर के अच्छे रैंक्स में भी हमारे बच्चे आए। इसके अलावा अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आने वाली संस्था एक है, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून, ICFRE देहरादून, उनके साथ केंद्रीय विद्यालय का MOU भी हुआ है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें अब ICFRE के देश भर में जितने सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स और लैब्स हैं, उनके दरवाजे केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों के लिए खुल जाते हैं। और अब हमारे बच्चे वहाँ जो कटिंग एज रिसर्च हो रही है, जो अभी वर्तमान में पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके बारे में क्या रिसर्च और क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, इसके एक्सपोजर हमारे बच्चों को भी मिलेगा और वहां से साइंटिस्ट हमारे विद्यालयों में भी आएंगे। एक थोड़ा सा अलग से हटके सवाल है, क्योंकि आप और हम सब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी आगे की जिससे माध्यम से इन्हें जागरूक किया जा सके, क्योंकि दिल्ली में ही हम सब लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 1 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं और उन 1 लाख बच्चों के बीच में हम लोग पर्यावरण जागरूकता के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो जब उनकी बर्थडे हो, जिस दिन उनका जन्मदिन हो, तो उस दिन वो एक पौधा लगाएं और उसको सींचें और उसको पनपाएं और बड़ा करें। इसके अलावा हमारे बच्चे ICFRE की लैब्स में जा ही रहे हैं और उसके माध्यम से सेंसिटाइज हो रहे हैं। कंपटीशंस, क्विज कंपटीशंस, एस्से कंपटीशंस, पोस्टर कंपटीशंस अनेक बार अनेक स्तरों पे हुए हैं। सितंबर माह में हमारे बच्चों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और अपने अपने विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों को प्लास्टिक से मुक्त करने की कार्रवाई की थी। तो ये सब कुछ छोटे छोटे प्रयास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ तरुण शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। और अब बात उस शर्मसार कर देने वाली घटना की जिसको देखकर लगता है कि शायद हम या हमारा समाज कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि किस दौर में हम जी रहे हैं। एक मासूम बच्चा जिसको उसकी मां के सामने उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां, रिश्ते कलंकित हुए बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर समाज जा किस तरफ रहा है।
पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि मासूम बच्चे का आखिर कसूर क्या था। पांच साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि इसके मां का प्रेमी है। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में रहने वाले इस मासूम का रोना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया और पढ़ाई का बहाना बनाकर उसकी मां के प्रेमी ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चे की मां घर पर नहीं थी। इस घटना को दबाने के लिए आरोपी प्रेमी बच्चे को अस्पताल ले गया और झूठी कहानी गढ़ी। उसने डॉक्टरों को बताया कि लड्डू खाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। अब बच्चे की मां ने खुद के प्रेमी पर अपने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। तो हार्टिमीज में गए, फिर वहां के डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट निकाला और बताया, सारी चोटें दिखाई सर। बाद में पता चला कि इसको बहुत गहरी चोट आई है और इसको मारा गया है सर। तब मुझे इसके ऊपर शक हुआ सर। मैंने फिर पुलिस को उसको सारा बयान दिया और इसको अरेस्ट करवाया सर। किसके ऊपर शक हुआ? कौन था? नरेंद्र सर, जिसको मैं छोड़ के गई थी, जिसके साथ बच्चा था सर। तो पुलिस का कहना यह है कि आप भी इसमें शामिल हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगा, पता चला कि सर आप भी पूरे उसको, हाँ जी सर, मैं बस मेरी इतनी गलती है सर कि मैं उसके ऊपर विश्वास की, उसके साथ रह रही थी सर, और उसके पास मैंने बच्चा छोड़ा था सर। उसके बाद सर अगर इसके ऊपर मैंने, अब जो मेरा खुद का पति है, मैंने उसको भी फोन किया था कि मैं यहाँ से आना चाहती हूँ, रूम ले लो। तो वो बोला 1 अप्रैल को आप रूम ले लो, 1 अप्रैल को हम यहाँ से ले चलेंगे सर। तब तक मैंने सोचा 2 महीने इसके साथ रह लेती हूँ। अगर मुझे 1% का भी शक होता कि मेरे पीछे से ये बच्चे के साथ ऐसा कुछ करेगा तो मैं इसे कभी यहाँ नहीं रखती, या बच्चे को लेके चली जाती सर। तो पुलिस क्यों कह रही है कि आप शामिल है इसमें? सर उसने बयान दिया, क्योंकि उसको क्या बयान दिया उसने बयान दिया कि इसने जो है बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे से पीछे को मार डालो पीछे से, क्योंकि बच्चा हमारे बीच का कांटा है। अगर ऐसा ही होता सर मैं 8 महीने से क्यों रखती। उधर आरोपी ने बच्चे की हत्या की बात कबूल ली है। आरोपी ने बताया कि वो बच्चे को पढ़ाता भी था। घटना वाले दिन जब बच्चा ट्यूशन से आ गया था तब आरोपी ने पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान उसने बच्चे को धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने अभी बता दिया कि यही है, बच्चे को पढ़ा रहा था, बच्चे को कुछ आया नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा धक्का मार दिया, वो जाके दीवार में लग गया, इसलिए मतलब बेहोश हो गए। मतलब अब वो तो मतलब उनका बच्चा चला गया तो वो अब ये कोशिश कर रही है कि मतलब जो सारा है कि वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दें। अब वो सारे मामले को ऐसे बनाने की कोशिश कर रही है कि मैंने जानबूझ के मारा है। तो क्या अफसोस है? हाँ पूरा अफसोस है। अच्छा, बच्चे को क्या पढ़ा रहे थे? क्या क्यों मारा, क्यों, क्या रीजन क्या है? मतलब बस ट्यूशन से आया था बच्चा, तो मैंने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, तो बस वो ही है कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने पूछा कि ट्यूशन में करने क्या जाते। उधर बच्चे की मौत के बाद से बच्चे के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है। हाँ, कहीं न कहीं शामिल है और इसमें नरेंद्र सिंह जो है उनको पूरी तरह से आजीवन कारावास या फांसी दी जाए इनको। उन्होंने बोला था कि दूसरा पैदा। आपकी पत्नी आपसे कब से लग रही थी? क्या 8-9 महीने हो गया। मेरी पत्नी तो गुस्सैल टाइप की है और वो किसी का बात नहीं बर्दाश्त करती, इस वजह से वो हमें छोड़ के चली गई। पुलिस के अनुसार बच्चे के पिता 35 साल के सूर्य प्रताप सिंह इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनकी 2012 में शादी रानी सिंह से हुई थी, जिसके बाद 2013 को उन्हें बेटा युवान सिंह हुआ। रानी एक स्कूल में पढ़ाती थी। यहाँ पर काम करने वाले नरेंद्र से उनकी नजदीकियां बढ़ गई। इस वजह से पति और पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर रानी अपने बेटे युवान को लेकर प्रेमी नरेंद्र के साथ रहने लगी। इस बीच रानी नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने बाहर जाने लगी। घर पर युवान नरेंद्र के साथ अकेला रहता था। वो उसे पढ़ाता भी था। फिर कल अचानक पढ़ाई करते समय गलती होने पर नरेंद्र भड़क उठा। उसने 5 साल के युवान को पटक पटक कर मार डाला। बच्चे का ये जो स्टेप फादर है नरेंद्र, वो उसको वापस लेके आया था एंड सडनली उसके बाद ये बाहर आता है और बोलता है कि बच्चे की तबीयत खराब होगी और ये बेहोश हो गया है। सो विच कॉरबरेट्स विद द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। इसने इंटेरोगेशन में ये कबूल किया कि मैं बच्चे से जब पढ़ाई के बारे में बात करने लगा तो वो ठीक से कुछ बता नहीं पाया। इस बात पे मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा पीट दिया कि सब्सिक्वेंटली वो बेहोश हो गया।
और जब वो उसकी पिटाई कर रहा था तो 2-3 बारी उसने बच्चे का सिर भी दीवार में मारा था। तो जो सिर का जो इम्पैक्ट है वॉल पे, वो सबसे भारी इंजरी साबित हुई, जिससे कि बच्चे की ऐसी हालत हुई। फिलहाल पुलिस ने नरेंद्र और बच्चे की मां को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक बच्चे की मां ने हत्या में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज रूम लाइव के आखिर में आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां श्रीनगर की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। मौसम काफी ठंडा है और वहां पर सैलानी इसका लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग भी चेता रहा है, क्योंकि अगले 5 दिन जो है वो बर्फबारी ज्यादा होगी और मौसम में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं श्रीनगर की वादियों में। आप एंजॉय कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज। घाटी में हो रही बर्फबारी ने यहां की खूबसूरती को बढ़ा दी है। ताजा बर्फबारी का ये नजारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की है, जहां आसमान से सफेद आफत बरस रही है। भले ही पर्यटकों के लिए बर्फबारी एंजॉयमेंट का साधन है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों का हाल इस बर्फबारी से बेहाल है। इस बार हर 1 या 2 दिन में हो रही बर्फबारी की वजह से जहां लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने इस खूबसूरत नजारे को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कश्मीर के लोग अपने को खुशकिस्मत मान रहे हैं, क्योंकि इस नजारे को देखने के लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और कुदरत के इस खूबसूरत तोहफे का वो भरपूर लुत्फ भी उठाते हैं। लग रहा है ये बर्फीला मौसम इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी है कि हम कश्मीर के रहने वाले हैं। इतना मौसम खुशगवार है कि इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके भी, यहाँ मतलब कि खेलते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको आपने देखा होगा कि इस साल मैक्सिमम बर्फ हो रही है। 2 दिन गैप फिर बर्फ हो जाती है, तो आपको बेसब्री से इंतजार था कि और भी बर्फ? हाँ बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वक्त जो अपना था इसका जनवरी फरवरी, ये तो कश्मीर में माना जाता है। अगर ये भी नहीं होता तो हमारे मतलब कि गाँव में कि मतलब की फसल भी नहीं उगती। तो हम बहुत खुश है कि ऐसी ये बर्फ हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा टूरिस्ट वगैरह आपको देख रहे होंगे बाहर, दिल्ली से, मुंबई से या फिर पंजाब, बैंगलोर, जो कश्मीर आना चाहते हैं इस मौसम को एंजॉय, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वक्त नहीं देखा है, अगर आप ये लम्हा मिस कर रहे हो तो बिल्कुल आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ आना चाहिए, आपको जन्नत कश्मीर देखनी है। कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और जम्मू में बादल छाने और शीतलहर के बीच राज्य भर में तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी से जम्मू कश्मीर में तुलनात्मक रूप से तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और ये 23 जनवरी तक रहेगा और 22 जनवरी